विंड्स ऑफ चेंज के इस दूसरे सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। इससे पहले के सेशन में मैंने गुप्त वंश की स्थापना से लेकर के उनके राजाओं, उनकी उपलब्धियों और एक बड़े साम्राज्य के निर्माण की बात आपसे किया था। मैंने आपको बताया था कि आज भले ही बिहार एक बीमारू स्टेट के रूप में जाना जाता हो, लेकिन प्राचीन भारत में बिहार और उसकी राजधानी पटना, जिसे उस वक्त पाटलिपुत्रा कहा जाता था, वो एक गौरवशाली इतिहास रखते हैं। हम जानते हैं कि उसी धरती पर सबसे पहले मगध साम्राज्य की स्थापना हुई। पहले उनकी राजधानी राजगीर थी, जो पटना के समीप थी। फिर उन्होंने उस राजधानी को पाटलिपुत्रा में, जो वर्तमान में पटना कहलाता है, में स्थापित किया। फिर इसी के नींव पर हम देखते हैं कि मौर्य ने अपने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना किया, जो शायद गुप्त साम्राज्य से भी बहुत बड़ा था। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों के छोटे छोटे राजाओं के बाद गुप्त वंश की स्थापना उसी धरती पर होती है, और उनका भी जो प्राप्त जानकारी हमें है उसके हिसाब से पाटलिपुत्रा ही उनकी राजधानी थी। और यहां से लेकर के वो एक तरफ कश्मीर तक, दूसरी तरफ बंगाल तक, आसाम तक एक विस्तृत भूभाग में फैले हुए थे। इन्होंने उसके आसपास के भी बड़े सारे क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य रखा था, भले ही उसे अपने केंद्रीय शासन का हिस्सा नहीं बनाया था, अपने साम्राज्य का सीधा सीधा हिस्सा नहीं बनाया था। लेकिन किसी भी साम्राज्य को जब हम गोल्डन एज या स्वर्ण युग कहते हैं, तो फिर हमें देखना होगा कि वहां की सामाजिक स्थिति कैसी थी। हम ये देखते हैं कि समाज में किस तरह की पद्धति चल रही थी। हम देखते हैं कि गुप्ता काल में वैदिक एज की वर्ण व्यवस्था लागू थी। फिर हम देखते हैं कि अनटचेबिलिटी भी हमें वहां देखने को मिलता है। चीनी यात्रियों ने विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया है कि समाज के सबसे निम्न वर्ग में से भी निम्न चंडाला हुआ करते थे, जिन्हें छुआछूत का शिकार बनाया गया था। वो रात्रि में अपने गांव से बाहर नहीं जा सकते थे। वो दिन में भी चलते थे तो कोई डंडे से खटखटाते हुए चलते था, ताकि लोगों को पता चले कि वो आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण या पुनर्स्थापन इस काल में होता है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी, लेकिन उसमें कोई उन्नति भी हमें दिखाई नहीं देता। कुछ उदाहरण हमें मिलते हैं, जैसे प्रभावती देवी की बात सामने आती है, जिनका विवाह वाकाटाका के राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। उनकी मृत्यु 5 साल में हो गई, तो उन्होंने राजकाज चलाना शुरू किया। हम ये भी देखते हैं कि महिलाओं में विद्वान महिलाओं का भी जिक्र हमें मिलता है, जिसमें लीलावती का नाम आता है, खन्ना का नाम आता है,
लेकिन एक दो उदाहरण से समाज में औरतों की क्या स्थिति थी उसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं कि विवाह की जो पद्धति थी उसमें स्वयंवर की बात अब नहीं थी, उसमें गंधार विवाह की भी बात नहीं थी। अब उसमें जो बात थी वो असुर विवाह की थी, दान दहेज की थी। इससे लगता है कि औरतों की स्थिति में थोड़ी गिरावट जरूर हुई थी। हम देखते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि हिंदू धर्म या ब्राह्मणवादी धर्म के पुनरुत्थान का ये काल था, तो वैदिक वर्ण व्यवस्था ही नहीं, अश्वमेध यज्ञ की भी बात हमारे सामने आती है। फिर हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा की भी बात आती है, मंदिरों के निर्माण की भी बात आती है, और कई ऐसी बातें हमें देखने को मिलती है जैसे देवी के साथ भी एक खास बात दिखाई देती है कि अब महिला देवी भी सामने आती है। देवता के साथ साथ देवी की भी बड़ी प्रतिष्ठा दिखाई देती है, जिसमें काली की बात सामने आती है। वर्तमान में जो धर्म का आकार हम देख रहे हैं, जो धार्मिक विचार हम देख रहे हैं, जो तौर तरीके देख रहे हैं, लगता है कि इसकी नींव गुप्ता काल में ही पड़ी थी। अगर हम शिक्षा की बात करें तो सिर्फ कहने को नालंदा विश्वविद्यालय की ही बात नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राज में उनके 9 रत्नों में एक से एक विद्वान हमें दिखाई देते हैं। पहले नाम आता है कालिदास का, तो स्वतः याद पड़ता है उनके अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम और उनकी अन्य कृतियों का। फिर हम देखते हैं कि इस काल में सिर्फ ब्राह्मणवादी व्यवस्था ही स्थापित नहीं हुई थी, वरन ब्राह्मणों को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हुए थे। अब ब्राह्मण गुलाम नहीं हो सकते थे, कोई उनको खरीद नहीं सकता था, यानी ब्राह्मणों का स्थान बहुत सुदृढ़ हुआ था। कर्मकांड की वजह से भी, यज्ञों की वजह से भी, मंदिर निर्माण से भी, मूर्ति पूजा के कारण भी हम देखते हैं कि इस वक्त भागवत धर्म की भी बड़ी चर्चा है, जो उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का एक अंग था। हम यहां पर ये भी देखते हैं कि कोई भी राज अगर ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है तो इसका मतलब है कि उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी, नागरिक जीवन में शांति और समृद्धि और सौहार्द भी रहा होगा। चीनी यात्रियों में ह्वेनसांग, फाहियान, ई जिंग ने जो वहां की बारे में लिखा है, जो विस्तृत वृत्तांत उनका हमको उपलब्ध है, उससे पता चलता है कि वहां पर विधि व्यवस्था बहुत अच्छी थी, शांति बहुत था। उनके क्वाइंस जो सोने और चांदी के थे, उससे उनकी समृद्धि का भी पता चलता है। हम देखते हैं कि कालिदास जैसे विद्वान 9 रत्नों में हैं। अमर सिंह जिन्होंने अमर कोश लिखा था, संस्कृत का ग्रामर लिखा था, वो उनके एक 9 रत्न है। बरारुचि जो दूसरे संस्कृत के विद्वान थे, वो उनके एक नवरत्न है। बराहमिहिर जो गणितज्ञ और ज्योतिष थे, वो उनके एक नवरत्न थे।
फिर हम देखते हैं कि घटकपारा और शंकु का नाम आता है, जो मूर्ति कला, शिल्प कला, स्थापत्य कला के बड़े ही विद्वान थे। फिर हम देखते हैं कि बेताल भट्ट का नाम आता है, जो मंत्र शास्त्र के विद्वान हमें दिखाई देते हैं। इनके अलावा जब हम नालंदा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां कैसे कैसे विद्वान थे। नालंदा के जो सबसे हेड थे, प्रेसिडेंट थे, वो शीलभद्र थे। फिर हम नागार्जुना का नाम सुनते हैं, फिर आर्या देवा का नाम सुनते हैं, फिर हम असंगा का नाम सुनते हैं, फिर वसुबंधु का नाम सुनते हैं, जो समुद्रगुप्त के मंत्री भी थे और बौद्ध धर्म के या अन्य जानकारियों के बड़े भारी विद्वान थे। फिर हम दिनागा का नाम सुनते हैं, जो बौद्धिस्ट फिलॉसफी के बहुत बड़े विद्वान थे। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था समाज में स्थापित होती है, ब्राह्मणवादी धर्म भी स्थापित होता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि अन्य पंथों के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। हम जब गुप्त वंश के प्रथम राजा श्री गुप्त की बात करते हैं तो ईजिंग ने लिखा है कि उन्होंने मठ बनवाए थे और 24 गांव उन्होंने उसके खर्च के लिए दान दिया था। फिर हम देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांव दान में दिए गए थे, जो विश्वविख्यात केंद्र था ज्ञान का। इसके साथ हम देखते हैं कि वल्लभी विश्वविद्यालय भी एक था, जो काठियावाड़ गुजरात में था, और वो भी ज्ञान का एक महान केंद्र था। इसके अलावा चीनी यात्रियों ने जो वृत्तांत दिए उससे पता चलता है कि पाटलिपुत्रा में भी मॉनेस्ट्री थी और जगह जगह स्कूल खुले हुए थे, ज्ञान की गंगा बह रही थी। इन्हीं कारणों से शायद हम गुप्ता काल को एक स्वर्ण युग का नाम देते हैं। कोई भी समाज एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं हमें उनको उस काल में जाके देखना होगा। आज के चश्मे से अगर हम देखेंगे तब भी हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल का समाज, वहां के विद्वान आज भी बहुत ही महान दिखाई देते हैं। वहां के कवि कालिदास या नाटककार आज भी बड़े महान दिखाई देते हैं और विश्वविख्यात है। ये युग बड़ा ही अनोखा था। ये युग साइंस का युग था, आर्यभट्ट का युग था। ये युग नॉलेज का युग था। ये युग स्थापत्य कला के विकास का युग था। हम जब देवघर की विष्णु मंदिर को देखते हैं और वहां पर देखते हैं कि एक शिखर भी बना हुआ है मंदिर के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि मंदिर निर्माण की जो कला बाद में बहुत विकसित हुई, उसका श्री गणेश इसी काल में हुआ था। आज सामाजिक और धार्मिक जीवन, और इसे क्लासिकल एज क्यों कहते हैं, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, और इसमें ब्राह्मणवादी धर्म का विकास किस तरह से हुआ था, इस पर हमने चर्चा किया है। धन्यवाद।